सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कई दिन से मेरे पास रिकमेंडेशन आ रही है गोदान उपन्यास के बारे में कि उसकी चर्चा कीजिए। तो आज मैं आपके सामने गोदान उपन्यास का सारांश लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस गोदान का संपूर्ण पुस्तक मैं आपके लिए लाऊं, आपके लिए क्लास करूं, तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। फिर मैं आपके लिए संपूर्ण पुस्तक का विश्लेषण लेके आ जाऊंगा। हम संपूर्ण बुक पढ़ेंगे, परंतु आज गोदान उपन्यास का हम सारांश जो है वो डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम से रिलेटेड। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें गोदान उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन ना आता हो, तो उसकी चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप सब जानते हैं कि गोदान उपन्यास के जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। और गोदान जो है वो कृषक समाज की आत्मा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, कृषक समाज की जो है आत्मा मानी गई है गोदान, क्योंकि इसमें एक कृषक की व्यथा, उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ़ें जो हैं उसका संपूर्ण विश्लेषण किया गया है। ठीक है, किस प्रकार पूंजीवाद के तले वो दबा हुआ था, किस प्रकार उसके साथ अत्याचार होता था अंग्रेज़ों के समय में, अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता था, उनको किस प्रकार पीड़ा दिया जाता था, वो सब कुछ जो है बड़े ही सुस्पष्ट तरीके से जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको बताया है इस उपन्यास में। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गोदान उपन्यास के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो पढ़ चुके हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों, ने 1936, ठीक है 1936 में ईस्वी में इसकी रचना की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गोदान उपन्यास का जो रचना काल है, रचना वर्ष है, वो क्या है। तो 1936 जो है उसका रचना काल माना गया है। ठीक है, गोदान का। इसके जो प्रमुख पात्र हैं इसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला जो पात्र है वो है होरी। ठीक है, होरी जो है वो एक तरह से कहा जाए तो हीरो है। ठीक है, प्रमुख पात्र है उपन्यास का। उसके बाद है धनिया, जो पत्नी है होरी की। ठीक है, फिर है गोबर, जो पुत्र है होरी का। ठीक है, फिर है सपना, रूपा, झुनिया, भोला, राय सेठ, पंडित जी, इसके अलावा मेहता भी है। ठीक है, और मालती। तो वो सारे जो हैं वो शहरी पात्र हैं। ठीक है, ये जो है ये सारे ग्रामीण पात्र हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। ठीक है, इनके इर्द गिर्द ही गोदान उपन्यास जो है वो घूमता आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सारांश। इस उपन्यास में होरी नाम का एक किसान मेहनत मजदूरी करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि इस उपन्यास में होरी नाम का जो कैरेक्टर का नाम है, पात्र का नाम है गोदान उपन्यास में, जो मेन कैरेक्टर है होरी नाम का एक किसान मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार का पेट पालता है। ठीक है, तो वो पेट पालता है अपने परिवार का, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है वो परिवार के लिए। लेकिन भाग्य का सारा मारा होरी बहुत से कर्ज के तले दबा होता है। ठीक है, तो बहुत इतना परिश्रम, इतना मेहनत करने के बावजूद भी होरी जो है वो बहुत से कर्ज लेकर जो है वो जीता है। ठीक है, तो बहुत सारे कर्ज उसने ले रखा था। वो राय सेठ के यहाँ भी काम करता था। ठीक है, तो राय साहब नाम का एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो उसके यहाँ भी वो काम करता था, यानी कि वो किसानी भी करता था, किसान भी था, एवं वो राय साहब के यहाँ भी काम करता था। ठीक है, कई वर्ष से होरी की एक ही लालसा होती है। ठीक है, कि उसके घर पर भी एक गाय होनी चाहिए ताकि उसके बच्चे भी दूध और दही खा सकें। तो कितना गरीब है होरी, इस बात से पता चलता है कि उसकी एक आस है, उसकी एक लालसा है कि उसके घर पर भी एक गाय होनी चाहिए ताकि उसके जो बच्चे हैं वो उस गाय जो दूध देगा उसके वो दही दूध खा सकें। ठीक है, तो उसकी एक लालसा थी, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा मेहनत और परिश्रम कर रहा है। ठीक है, और उस ज़माने में गाय को अपने घर में रखना एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती थी। ठीक है,
एक बार सड़क पर चलते चलते होरी को अपना मित्र भोला मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार चलते चलते होरी को अपना एक मित्र मिल जाता है जिसका नाम है भोला। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कैरेक्टर का नाम भोला। तभी भोला बताता है कि उसके यहाँ इतनी गाय हो गई है कि उसके देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। तो भोला अपनी जो व्यथा है वो सुनाता है होरी को कि उसके यहाँ इतनी ज़्यादा गायों की संख्या बढ़ गई है कि उसकी देख रेख करने के लिए भी उसके पास कोई नहीं है। ठीक है, ना ही उसके पास समय है और ना ही उसके पास कोई है उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, भोला की पत्नी भी मर चुकी होती है। ठीक है, तो जो भोला की पत्नी थी वो भी मर चुकी है और भोला होरी से पुनः एक दुल्हन तलाशने की बात करता है। ठीक है, तो जो भोला है वो उसने काम दे रखा है होरी को कि वो उसके लिए एक दुल्हन तलाश दे। ठीक है, ताकि वो उससे शादी कर सके। तो भोला जो है वो दोबारा शादी करना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए वो होरी से मदद मांग रहा है। ठीक है, ताकि वो कहीं से उसके लिए कोई दुल्हन ढूंढ ले। ठीक है, होरी इसी बात का फ़ायदा उठाकर कहता है कि भोला तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे एक गाय की, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी सारी गाय की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो जो होरी है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और फिर वो भोला से कहता है कि तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे गाय की, और तुम्हारे यहाँ इतनी सारी गाय का देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो वो इनडायरेक्टली जो है वो उसे एक गाय मांग रहा है। ठीक है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझसे अपनी एक गाय दे दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए दुल्हन अवश्य ही ढूंढ लूँगा। तो फिर वो एक डील करता है भोला के साथ कि तुम मुझे अपना एक गाय दे दो और मैं तुम्हारे लिए एक दुल्हन ढूंढने का प्रयास अवश्य करूँगा। ठीक है, फिर भोला जो है इस बात के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि दुल्हन वाली बात मत भूलना। तो फिर जो भोला है वो डील जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, होरी का जो डील है वो उसे स्वीकार कर लेता है और फिर वो उसे याद दिलाता है कि दुल्हन वाली बात मत भूलना, यानी कि वो उसे गाय देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। भोला की विधवा बेटी झुनिया होरी के बेटे गोबर से प्रेम करने लगती है। तो जो भोला की जो विधवा बेटी है झुनिया, ठीक है, याद रखिएगा नाम झुनिया, वो होरी के बेटे गोबर से प्रेम करने लगती है। ठीक है, और गोबर उसे घर से भगाने का विचार बना लेता है। तो जो गोबर है होरी का बेटा, वो भोला की विधवा बेटी झुनिया को घर से भगा लेने का विचार जो है वो अपने मन में पाल लेता है। ठीक है, परंतु वो डर के मारे उसे अपने घर के सामने ही छोड़कर और माँ बनाकर शहर की ओर भाग जाता है। ठीक है, तो जो गोबर है उसने गलती कर ली। ठीक है, वो डर के मारे वो किसी को बताता नहीं है कि उसका और झुनिया का क्या संबंध है, और उसे अपने घर के सामने छोड़कर और अपने माँ बनाकर शहर की ओर भाग जाता है। ठीक है, तो वो जो है झुनिया वो गोबर के बच्चे की जो है वो माँ बनने वाली होती है। ठीक है, होरी की पत्नी धनिया धर्म पर चलते हुए उसे बहू स्वीकार कर अपने घर पर रख लेती है। जो धनिया है होरी की पत्नी, वो धर्म पर चलते हुए जो झुनिया को जो है वो अपने घर की बहू स्वीकार कर लेती है। ठीक है, परंतु भोला को ये बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने शर्त रख देता है कि वो मेरी बेटी नहीं है, तुम भी उसे अपने घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी मित्रता तो टूटेगी, उसके साथ ही तुम्हें मेरी दी गई गाय का मूल्य चुकाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भोला को ये बात पसंद नहीं आती कि गोबर जो है उसकी बेटी को भगाकर अपने घर में छोड़कर चला जाता है। ठीक है, और फिर वो होरी के सामने शर्त रखता है कि तुम झुनिया को जो है अपने घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी जो मित्रता है वो समाप्त हो जाएगी और मैंने तुम्हें जो गाय दी है उसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। ठीक है, लेकिन होरी ऐसा कुछ नहीं करता और भोला होरी से अपनी गाय के दाम मांगने लगता है। ठीक है, परंतु जो होरी है वो भोला की इस बात को स्वीकार नहीं करता, वो झुनिया को घर से बाहर नहीं निकालता। ठीक है, और उसी के चक्कर में भोला जो है अपनी गाय की कीमत मांगने लगता है। ठीक है, अब तक जो उसने गाय दी थी होरी को वो एक दोस्त के तौर पर दी थी, परंतु अब जो उसके बेटे ने
उसकी बेटी को यानी भोला की बेटी को भगा के जो घर ले आया, उसके लिए उनकी बीच में जो मित्रता है वो टूट जाती है और फिर वो गाय के दाम मांगने लगता है। ठीक है। और पंचायत में भी झुनिया के कारण होरी और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। ठीक है। और पंचायत में भी झुनिया के कारण यानी झुनिया जो है विरोध करती है जब पंचायत जो है होरी के खिलाफ अपना राय सुनाता है। ठीक है। तो झुनिया के कारण होरी और उसके परिवार की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। ठीक है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपनी खेती की आधी फसल पंचायत को देनी पड़ती है, जो कि गांव के ही कुछ लोग का षड्यंत्र था। तो पंचायत ये दंड निर्धारित करती है कि होरी को अपनी खेत की आधी फसल, ठीक है, आधी फसल पंचायत को देनी पड़ेगी। यानी कितनी बड़ी सजा है, सोचिए उस ज़माने में इतना गरीब किसान, उसको अपनी खेती की आधी फसल, ठीक है, आधी फसल उसे पंचायत को देनी पड़ेगी। और ये जो है षड्यंत्र है। तो ये साफ दर्शाता है उस ज़माने की पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद और जो बड़े बड़े ताकतवर लोगों का जो दबदबा था गांव में और गरीब लोगों के ऊपर, वो इस बात को मुंशी प्रेमचंद जी इस उपन्यास के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो है होरी के साथ अन्याय हुआ था। ठीक है। होरी का भाई भी षड्यंत्र कर उसकी गाय को चारे के साथ विष जहर दे देता है और गाय खत्म हो जाती है। ठीक है। तो जो होरी का भाई है वो भी षड्यंत्र करता है, क्योंकि वो होरी से नफरत करता है। ठीक है। तो वो भी षड्यंत्र करता है और उसकी जो गाय है जो भोला ने उसको दी थी, ठीक है, तो वो उस गाय के चारे में जहर मिला लेता है ताकि जब वो गाय चारे को खाता है तो वो मर जाती है। ठीक है। गाय मर जाती है और इस तरह होरी के पास अब कुछ भी नहीं बच पाता। ठीक है। तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है होरी का, उसका जो खेत है वो भी खत्म, वो भी चला जाता है, उसकी गाय भी मर गई, तब वो अब उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है। वो फिर से असहाय और पीड़ा से जूझता है। ठीक है। वो फिर से मजदूरी करने लगता है। ठीक है। तो फिर से वो जहाँ से उसने शुरू किया था वो वहीं पे आ जाता है, वो फिर से मजदूरी करने लगता है। ठीक है। और गोबर के वापस आने के बाद गोबर सब कुछ ठीक करने की सोचता है। ठीक है। तो जो गोबर हम पहले पढ़ चुके हैं, गोबर जो है झुनिया को उसके घर के बाहर छोड़कर भाग जाता है। ठीक है। वो वापस आ जाता है। ठीक है। ताकि अपने परिवार को संभाल सके और वो सोचता है कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो अपने पिता का सारा कर्ज चुका देता है। ठीक है। तो वो अपने पिता का जो है सारा कर्ज उसने जो लिया था वो चुका देता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और वो पैसे कमाने के लिए वापस शहर को लौट जाता है। ठीक है। तो इतना कर्ज चुकाने के बाद भी उसके पास पैसे नहीं बचते और फिर से पैसे कमाने के लिए जो है वो शहर भाग जाता है। ठीक है। वो शहर चला जाता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा कर्ज जो है वो होरी ने ले रखा था। ठीक है। इतना कर्ज ले चुका था और फिर षड्यंत्र में पड़कर उसकी ज़मीन भी चली जाती है, उसका गाय भी मर जाती है। तो कितनी पीड़ा उसे सहनी पड़ी होरी को, सोचिए आप। यहाँ होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि इतनी पीड़ा इतनी तकलीफ उसे सहनी पड़ी कि उसकी तबीयत जो है वो खराब हो जाती है, जिसकी फलस्वरूप होरी की 2 बेटियां सपना और रूपा को खेतों में कार्य करना पड़ता है। ठीक है। अब तक होरी जो है वो सारा काम करता था, परंतु अब जो है उसकी तबीयत बिगड़ चुकी है। उसके लिए उसकी जो दोनों बेटियां हैं सपना और रूपा, उन दोनों को खेतों में काम करना पड़ता है। ठीक है। और कुछ दिनों बाद होरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आखिर में इतना पीड़ा और कष्ट सहने के बाद होरी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसकी मृत्यु होने के पश्चात पंडित द्वारा ये मांग की जाती है कि होरी की पत्नी धनिया अपनी बिरादरी वालों को भोजन व क्रियाकर्मों करने वाले पंडित को एक गाय दान देगी। तो होरी के मृत्यु के बाद जो पंडित है उसके द्वारा ये मांग रखी जाती है कि जो होरी की पत्नी धनिया है उसे अपनी बिरादरी वालों को खाना खिलाना यानी भोजन देना पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्रियाकर्म के लिए पंडित को एक गाय देनी पड़ेगी। ठीक है। तो इतना पीड़ा इतना सब कुछ सहने के बाद, इतना कर्ज में डूबे होने के बाद भी आखिरकार वही हुआ जो बड़े पूंजीवाद चाहते थे। धनिया को जो है वो बिरादरी वालों को भोजन भी देना होगा और साथ ही साथ गाय भी देना होगा। तो सोचिए इसके लिए कितना खर्च होगा, कितना खर्चा देना पड़ेगा धनिया को। ठीक है।
तभी धनिया सोचती है कि जीते जी तो उन्हें गाय का सुख प्राप्त नहीं हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात भी ये पंडित गाय दान में देने को कह रहा है। तो यहाँ जो धनिया है वो सोचती है कि जिस होरी को एक गाय चाहिए था वो उनके जीते जी तो वो कभी पूरा नहीं हो पाया, परंतु उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद ये पंडित जो है वो गाय मांग रहा है। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक गरीब किसान को कितना पीड़ा सहना पड़ रहा है। उसकी आस क्या थी? होरी की आस जो थी वो एक गाय पाने की थी। एक गाय प्राप्त करने के लिए वो कितना मेहनत करता है, वो राय साहब के यहाँ काम करता है, खेती बाड़ी करता है, फिर भी उसकी जो आस है वो पूरा नहीं हो पाता और अंत में कर्ज चुका कर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पंडित बिना गाय लिए क्रियाकर्म करने से मना कर देता है और होरी की पत्नी धनिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो जो अंत में जो है पंडित जो है वो बिना गाय लिए क्रियाकर्म करने से जो है वो अस्वीकार कर लेता है। ठीक है, और होरी जो है, होरी की पत्नी धनिया, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए दोस्तों निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने होरी की लालसा, गांव के पूंजीपति लोगों का षड्यंत्र, नारी के प्रति लोगों की सम्मान की भावना, पंडित जी जैसे लोगों की बनाई हुई कुरीति, एक किसान की समस्या, वो गरीबों के साथ हो रहे शोषण का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास का जो उद्देश्य है वो प्रेमचंद जी इस तरह से कहना चाहते हैं कि उस ज़माने में किस प्रकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार होता था, उनको पीड़ा दी जाती थी, उनको तकलीफ़ दी जाती थी। ठीक है, नारी का किस प्रकार असम्मान किया जाता था, किस प्रकार षड्यंत्र करते थे पूंजीपति लोग अपना काम निकालने के लिए, किस प्रकार गरीबों का शोषण किया जाता था और कितने प्रकार की कुरीतियाँ थी जिसकी वजह से गरीब और लाचार लोगों को कितना पीड़ा सहना पड़ता था। तो इन सब का जो चित्रण है वो प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास के माध्यम से इसको भली भांति इसको प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा सा सारांश जो है हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि आखिर गोदान उपन्यास में आखिर क्या हुआ था, पात्रों का परिचय आपको मिल गया कि महत्वपूर्ण पात्रों के नाम क्या क्या हैं वो भी आपको पता लग गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फुल क्लास करूं, यानी संपूर्ण पुस्तक मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं और फिर मैं सारी मटेरियल्स लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।